Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and I'm back with my next video that is on photosynthesis and last time हमने बात की थी as you can see in photosynthesis last time हमने बात की थी हमने photosynthesis का basic equation देखा था कि जो है photosynthesis जो है वो उसमें basic क्या चीज़ें यूज़ होती हैं तो recapitulate कर लेंगे। तो that was कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लांट्स में ही एक पिगमेंट होता है, हमने बात की थी इसके बारे में, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्या करने में मदद करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में मदद करता है। और इससे हमारा अल्टीमेटली जो है हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की एनर्जी की मदद से आपस में रिएक्ट करके जो है आपका ग्लूकोज बना देते हैं एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका रहता है C6H12O6। साथ ही साथ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनता है। तो ये एक बेसिक इक्वेशन की हमने गाइस बात की थी और हमने देखा था एक एक करके रॉ मटेरियल के बारे में। थोड़ा सा इसको भी रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा था प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज किसकी मदद से करते हैं, स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं। एंड अगर वो वुडी प्लांट्स हो, मतलब वुडी एरिया हो प्लांट्स में, तो यूजुअली तो स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, होल, पोर जैसे स्ट्रक्चर, सुराख जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट में जिसकी मदद से प्लांट जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, हमने देखा था। और याद कीजिए वुडी स्ट्रक्चर्स में प्लांट जहाँ पे वुड होता है, जहाँ पे वुडी एरिया होता है, वहाँ पे स्टोमेटाज नहीं होते, वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेंटिसेल्स। ये बात याद रखेंगे। नॉर्मली प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और प्लांट में जहाँ वुडी एरिया होता है, वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे वो लेंटिसेल्स की मदद से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद आता है वाटर। वाटर जो है वो प्लांट्स आपने देखा था रूट्स के मदद से एब्जॉर्ब करते हैं और जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रूट की मदद से और ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम की मदद से। जाइलम जो है वो प्लांट्स में रूट से, ये आगे शूट, रूट से शूट ऊपर की तरफ जो है वो जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। प्लांट में दो ही तरह की ट्यूब होती हैं, फर्स्ट से फ्लोइंग, फर्स्ट से फूड। प्लांट्स में दो ही तरह की ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जाइलम, एक होता है फ्लोइंग। फ्लोइंग फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स, है ना। बाकी हमने देखा था प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं वैसे प्लांट के सेल्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है उस क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, एक आप कह लो एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये सनलाइट की सोलर एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है ना। तो क्लोरोफिल सनलाइट की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो ये आपने देखा गाइस कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, इट्स अ गैस, जो प्लांट्स के अंदर एक सुराख जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा, जिसके ज़रिए प्लांट्स जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और प्लांट्स में ही जहाँ पे वुडी एरियाज होते हैं वहाँ पे स्टोमेटा के बजाय ये स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं लेंटिसेल्स। वाटर रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से लिया, रूट्स की मदद से ज़मीन में से पानी लिया, सोखा पानी को एब्जॉर्ब किया और जाइलम की मदद से उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के सेल्स में जिसके अंदर एक केमिकल होता है क्लोरोफिल। इस केमिकल का फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, C55H72 आपका O6N4Mg, है ना, सॉरी O5N4Mg। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये ग्रीन कलर का होता है। जो अल्टीमेटली इसका रोल क्या है, इसका रोल है कि ये मॉलिक्यूल सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। इन शॉर्ट सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करेगा। प्लांट्स के पास सोलर पैनल तो होंगे नहीं, वो तो किसी ना किसी मदद से करेंगे ना। तो इट इज़ द क्लोरोफिल जो इसमें मदद करता है। अभी आज के टॉपिक में
ये रिकैप्चुलेशन थी। आज के टॉपिक में देखना है कि अब ये जो हमने सारा रॉ मटेरियल बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है ये पता कर लिया, वाटर कैसे आता है ये पता कर लिया, सनलाइट कैसे आ रही है पता कर लिया। अब ये सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके, मतलब सारी सब्जी वब्जी इकट्ठी करके अब उसको बनाना है, हमें कुकिंग करनी है। तो अब अल्टीमेटली फूड आपको बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट बनेगा ही, उसके साथ में ऑक्सीजन बना देंगे। तो देखते हैं कैसे बनता है। ऑक्सीजन की वैसे भी देश में बहुत शॉर्टेज चल रही है, आज देखते हैं ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, प्लांट्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए जी, तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की बेसिक इक्वेशन है। ये प्रोसीड कैसे होती है, मतलब बेसिकली हम बात करें किसकी, मैकेनिज्म की। ये आ गया सनलाइट, सनलाइट कौन अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। हम मैकेनिज्म की बात करें कि ये बनेगा कैसे, तो देखते हैं। तो देखो जी, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन 2 फेज में चलती है। कैसे, वन इज योर लाइट फेज, अनदर वन इज योर लाइट फेज, अनदर वन इज योर डार्क फेज। जो ये जो फोटोसिंथेसिस है, मतलब जो ये जो रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये जो इतनी बड़ी रिएक्शन है ऐसे नहीं होती दोस्तों, ये केमिकल्स हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा एंड वाटर पकड़ा एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला दिया तो बन गया, मतलब वो उनको मिला दिया तो बन गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं चल रहा है, ये केमिकल्स हैं। और केमिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, व्हेनेवर वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री आई विल टेल यू ये एटम्स मॉलिक्यूल्स कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए मतलब यू जस्ट नीड टू नो कि ऐसा मजाक नहीं है कि बस इनको मिला दिया तो बन गया, है ना। नो, इट्स लॉट ऑफ मैकेनिज्म इज देयर। सो वो मैकेनिज्म देखें तो लाइट और डार्क फेज, मतलब ये जो रिएक्शन है ये 2 हिस्सों में चलती है, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। लाइट फेज को लाइट फेज इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इस बिकॉज यहाँ पे ये सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इसलिए लाइट फेज। और डार्क फेज में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन सनलाइट की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, लाइट की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इसको डार्क फेज। लाइट फेज में सनलाइट की एनर्जी इस्तेमाल होती है, इसलिए लाइट फेज। और डार्क फेज में सनलाइट की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए डार्क फेज। डार्क है ना, मतलब उसमें लाइट का कोई रोल नहीं है, इसलिए डार्क फेज। और लाइट फेज में लाइट का रोल है, लाइट सनलाइट की एनर्जी का रोल है, इसलिए लाइट फेज। अब ये मतलब मत समझना कि लाइट फेज दिन में चलती है और डार्क फेज रात में, ऐसा नहीं है। लाइट फेज, डार्क फेज दोनों ही दिन में चलेंगे। फर्क बस इतना है कि लाइट फेज में जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, और डार्क फेज में जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो देखो जी, लाइट फेज में क्या होता है, एक ही स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना। ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये सनलाइट की मदद से टूटेगा, किसमें, हाइड्रोजन आयंस में। बिकॉज देखो वाटर है ना, H2O किस किस से बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर फॉर्मूले में लिखा है H2O, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपने O2 कर दिया, तो वो उसमें कोई बड़ा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब ये ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 4। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 4। ये क्लियर हो गया होगा, बैलेंसिंग का कंसेप्ट है। जब भी मैं केमिस्ट्री लूँगा आपको ज़रूर ये क्लियर करूँगा। तो आप देखिए फोटोलिसिस, फोटो मीन्स लाइट, और लिसिस वर्ड जब भी सुनोगे मतलब ब्रेक डाउन। मतलब क्या, ब्रेक डाउन, BREAK होता है, मैंने वो जानबूझ के लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ब्रेक डाउन। तो लाइट की मदद से ब्रेक डाउन होती है, किसकी, वाटर की। वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है लाइट की मदद से और बन जाता है हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए जी, कहानी में क्या हो गया, कहानी में यूं हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, सॉरी रिवर्स, वाटर आ गया और वाटर टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन बन गया। मतलब एक चीज़ आ चुकी है कहानी में
और एक चीज़ बन भी चुकी है, पीछे बचे कार्बन डाइऑक्साइड ने आना है और ग्लूकोज ने बनना है। तो लाइट फेज में क्या हो रहा है कि वाटर आता है और वाटर टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो प्लांट्स बाहर छोड़ देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फर्दर प्लांट्स में कुछ केमिकल्स बनाने में मदद करता है जिनको कहते हैं ATP और NADPH। ये ATP और NADPH, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं वर्बली बोल देता हूँ, आई डोंट नीड थिंक कि इसको लिखने की ज़रूरत है, वर्बली आप नोट डाउन कर लेना खुद ही या नेट पे भी सर्च आउट कर लेना। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और NADP की फुल फॉर्म है NADP की निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली, और आई डोंट थिंक कि इसका फुल फॉर्म्स देख लेना, शायद ही आ जाए, बट मोस्टली आपको बस दिमाग रखो। तो क्या हो रहा है कि फोटोलिसिस में वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो प्लांट्स बाहर निकाल देंगे। ये जो हाइड्रोजन है किसमें, ये किन को बनाने में मदद करेंगे, ATP और NADPH के मॉलिक्यूल्स को बनाए। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना दोस्तों, ये मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर्स। क्या कहा जाता है, एसिमिलेटरी पावर्स। एसिमिलेटरी एक इंग्लिश वर्ड है, एसिमिलेटरी मतलब इकट्ठा होना। मतलब ये मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पावर देते हैं, पावर मतलब एनर्जी देते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो प्लांट्स इनको स्टोर कर लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं एसिमिलेटरी, स्टोर कर लेते हैं, और पावर्स क्योंकि ये एनर्जी देते हैं। अब इनको स्टोर करके प्लांट्स कहाँ यूज करने वाले हैं, डार्क रिएक्शन में। तो आप समझे ना, लाइट और डार्क का कनेक्शन है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, कहानी में कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जी, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आया कहानी में, और लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर्स बनी थी, ये एसिमिलेटरी पावर्स अब कार्बन डाइऑक्साइड को मदद करेंगी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में जाने में। सीरीज ऑफ रिएक्शन मतलब बहुत सारी रिएक्शंस को करवाने में मदद करेगी ये एसिमिलेटरी पावर्स। ये इन एसिमिलेटरी पावर्स से, लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इन एसिमिलेटरी पावर से कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल में एंटर करेगा, जिस साइकिल को कहते हैं केल्विन साइकिल। अब ये साइकिल वो नहीं है जो आप चलाते हो, ये साइकिल एक बहुत सारी रिएक्शंस का एक साइकिल है, बहुत सारी रिएक्शंस का एक सर्कल जैसा है। तो ये जो बहुत सारी रिएक्शंस होने वाली हैं वो इन पावर्स की मदद से होती हैं, ATP और NADPH। तो अब आउटकम क्या है जी, आउटकम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन पावर्स की मदद से इस केल्विन साइकिल में एंटर करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, C6H12O6। समझ आया आप लोगों को। तो ये चीज हो रही है, वेट, चीज क्या हो रही है हमारी कि ये जो एसिमिलेटरी पावर्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को केल्विन साइकिल में एंटर करने में मदद करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिमिलेटरी पावर्स की मदद से केल्विन साइकिल में एंटर करता है और बहुत सारी रिएक्शंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार किसमें कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6। तो आप देखो कहानी में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, ऑक्सीजन भी बन गया और ग्लूकोज भी बन गया। एंड दिस इज हाउ, देखो कितने सिंपली हमने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर ली। बाकी जैसा कि मैं बोलता हूँ, स्वाद अनुसार आप लोग इन्फॉर्मेशन, जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई सजेशंस तो मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स को और ध्यान में रख सकें। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड किया जा सकता है, वो क्या, एक और पॉइंट ऐड करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है कि क्या क्या फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। रेट मतलब
फोटोसिंथेसिस कितनी तेजी से चल रहा है, लाइक दैट। सो देखिए, हम 3 फैक्टर्स को लेंगे, फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं बट हम 3 मेन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और उसको हम ग्राफिकली समझेंगे ग्राफ्स की मदद से। तो 3 फैक्टर्स हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे लाइट इंटेंसिटी, कि मतलब जो सनलाइट आ रही है वो कितनी ज़्यादा पड़ रही है। देन हम लेंगे टेम्परेचर, देन हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2। बाकी यहाँ पे ग्राफ आप सभी को पता है ना, ग्राफ में एक ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। हमने वाई एक्सिस पे लिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस कितना ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और एक्स एक्सिस पे लिया लाइट इंटेंसिटी, मतलब लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी या कम होगी, ऐसा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये देखना है। तो मैं ना कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू करता हूँ। मुझे खुद ही बताओ, आपको क्या लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी कि कम होगी? काफ़ी सारे लोग सही बोल रहे हैं, ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ है कि कुछ हद तक एक टाइम आएगा, मतलब जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ता जाएगा लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट और नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होने वाली, उसकी भी एक लिमिट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी इनिशियली, लेकिन एक टाइम के बाद फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी, उसका रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप देखो ग्राफिकली देखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रही है। यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड आगे आगे बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू आगे बढ़ रही है, लेकिन रेट कांस्टेंट हो गया है ना, रेट हो गया ना कांस्टेंट। तो ये चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाती है और कुछ देर बाद रेट कांस्टेंट हो जाता है। वैसे ही लाइट इंटेंसिटी में भी जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी, मतलब कितनी ज़्यादा लाइट मिल रही है प्लांट्स को आप खुद ही बताओ, जितनी ज़्यादा लाइट मिलेगी वो उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, नो डाउट, बट वो भी एक लिमिट तक, उसके बाद वो भी कांस्टेंट हो जाएगा रेट। बाकी आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कह सकते हो। उस पॉइंट के बाद फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा नहीं होगी, और इनफैक्ट और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता जाएगा। बिकॉज आप खुद ही सोचो, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाए, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो या ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन प्लांट ज़रूर सड़ जाएंगे। जंगल, फॉरेस्ट फायर आपने सुना होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी टेम्परेचर का भी एक लिमिट है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता जाएगा, एक लिमिट आएगी कि फोटोसिंथेसिस उससे ज़्यादा नहीं होगी, एंड उससे भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो फोटोसिंथेसिस मतलब कांस्टेंट भी नहीं होगी। जैसे बाकी ग्राफ्स में देख रहे हो कि कांस्टेंट हो गई है, कम नहीं हो रही, मतलब कांस्टेंट हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू पे चल रही है। यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू पे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के बाद अगर टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो मैक्सिमम से लो वैल्यू पे भी आ जाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं ग्राफिकली या फिर सिंपल स्टेटमेंट्स के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है कि क्या फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो एक बार कैलकुलेशन दे देता हूँ। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन देखिए आपने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका एक्सचेंज प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए करते हैं, और जहाँ पे वुडी एरियाज वहाँ लेंटिसेल्स। वाटर को रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट सेल्स में, और उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन कलर का, जिसकी मदद से जो है वो प्लांट जो है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में मदद करते हैं। और देन इसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस देखा, 2 फेज में होता है, लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज में पानी टूटता है जिसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो प्लांट छोड़ देते हैं बाहर, और वाटर जो है, हाइड्रोजन ATP और NADPH नाम के मॉलिक्यूल्स को बनाने में मदद करता है, जिनको हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर्स। ये एसिमिलेटरी पावर्स डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। देखो डार्क रिएक्शन में भी एनर्जी इस्तेमाल हुई ना,
लेकिन लाइट एनर्जी नहीं, ये एसिमिलेटरी पावर्स। और यहाँ पे इन एसिमेट्री पावर्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एक साइकिल में एंटर करता है जिसको कहते हैं केल्विन साइकिल। इस केल्विन साइकिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज भी आपका बन जाता है। और ये आगे फैक्टर्स, जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जैसे लाइट, कितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा है। अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, एक मूवमेंट के बाद उसका बढ़ना रुक जाएगा, मतलब मैक्सिमम उसका एक रेट होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, कम भी नहीं होगी बढ़ेगी भी नहीं। टेम्परेचर के केस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, मैक्सिमम लेवल तक बढ़ती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ता जाए तो फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट भी नहीं रहती, उल्टा कम होने शुरू हो जाती है, फोटोसिंथेसिस कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे ही है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद उसका रेट भी कांस्टेंट हो जाएगा, कम नहीं होगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।